नमस्कार। हेलो डीडी कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हर नया दिन नई राहें लेकर आता है और ज़िंदगी को ख्वाबों की तरफ ले जाता है। नया दिन, नई राहें, नए सपने, नई ख्वाहिशें और कुछ नया करने की चाह कब किसको कहाँ ले जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत पेंटिंग से की, फिर थिएटर, फिर एक्टिंग, फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर, कभी मराठी और हिंदी फिल्में बनाई तो कभी बेस्ट एक्टर बने तो कभी बेस्ट डायरेक्टर, और अब उनकी आने वाली नई फिल्म पहेली। जी हाँ, ये हैं जाने माने मशहूर फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक अमोल पालेकर जी। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। अमोल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। अमोल जी, दूरदर्शन में तो आप पहले से आ रहे हैं, तो आपका नाता तो काफ़ी पुराना है दूरदर्शन से। बहुत पुराना है जी। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि दूरदर्शन पे जब सीरियल्स बनती थी जी। तब मैंने दूरदर्शन के लिए सीरियल्स भी बनाई, और जब से बाकी चैनल्स और ये सारी वॉर शुरू हो गई तब से मैंने सीरियल बनाना बंद कर दिया। तो ये मेरा इतना करीब का नाता दूरदर्शन के साथ रहा। आप देख रहे हैं हेलो डीडी, जिसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक अमोल पालेकर जी से। अमोल जी, आजकल आप अपनी नई फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं, और ये चर्चा क्या इसलिए है कि काफ़ी समय के बाद आपकी इतनी बड़ी फिल्म आ रही है, या फिर इसमें हीरो हीरोइन का गेटअप, कॉस्ट्यूम, सिचुएशन कुछ अलग नज़र आ रही है, या फिर शाहरुख खान की मूंछों को लेकर ये फिल्म चर्चा में है? सच क्या है, आप ही बताइए। मेरे ख्याल से सभी बातें सच हैं। मैं इतनी बड़ी फिल्म बहुत बरसों बाद कहना मुश्किल है, इनफैक्ट मैं पहली बार इतनी बड़ी फिल्म कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी फिल्म है। इसमें जो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हैं वो तो मतलब मैं भी अगर दूसरी आदमी के दृष्टिकोण से देखता हूँ तो मुझे खुद को अचरज होता है कि इतनी बड़ी फिल्म हम लोग बना रहे हैं और बना पाए हैं, इतने सहजता से, इतने इजीली बना पाए, ये बड़ी खुशी की बात है। अब रही बात और सारी चर्चाओं की कि शाहरुख खान की मूंछों से लेके उन्होंने पहली बार इस फिल्म में मूंछें लगाई हैं और काफ़ी दूर तक लगाई हैं, मतलब पूरी फिल्म में। जी। मूंछों के बारे में मैं सिर्फ शाहरुख ने जो कहा था वही दोहराऊंगा। अच्छा। शाहरुख ने कहा कि इस फिल्म के लिए और इस रोल के लिए मैं मूंछ ही क्या, मैं तो पूंछ भी लगाने को तैयार हूँ। अच्छा। जी। तो इस लगान के साथ, इस पैशन के साथ और इस कमिटमेंट के साथ शाहरुख ने और सारे तमाम आर्टिस्ट लोगों ने इस फिल्म में काम किया है, उनका सहयोग मुझे दिया है, तो वो भी एक बड़ी अच्छी बात रही है पहेली में। अमोल जी, जैसे कि आपकी बाकी फिल्में जो अवॉर्डेड फिल्में रही थी, कुछ स्टोरी ऐसी लगती है कि वो वास्तविकता पर थी फिल्में, तो क्या ये सही है? नहीं, वास्तविकता पे तो नहीं थी। सिर्फ मेरी पहली फिल्म जो थी आकृत, अच्छा, वो एक सत्य घटना पर आधारित थी। अच्छा। और ध्यास पर्व जो मैंने फिल्म बनाई थी, बाइलिंगुअल थी, मराठी में ध्यास पर्व और हिंदी में कल का आदमी। अच्छा। तो ये फिल्म चूंकि वो रियल लाइफ स्टोरी थी, एक बायोग्राफिकल फिल्म थी, तो इसलिए वो फिल्म सत्य घटना पर आधारित थी। लेकिन इन दोनों को छोड़ के बाकी फिल्में तो आम स्टोरी की तरह। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आई हैव मेड, वो फिल्में लिटरेचर से, कहानियाँ पढ़ के, अच्छा, या नाटक को लेके, या ऐसी ही मैंने फिल्में बनाई। तो वो ऐसी वास्तविक फिल्में तो रही नहीं है। ये ज़रूर कहूँगा कि किसी भी चीज़ को, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, जो भी है, उसको एक वास्तविक रूप देने की कोशिश मैंने हमेशा की है। आपको हमेशा ये लगे कि ये जो चल रहा है वो रियल स्टोरी, बिल्कुल रियल है, ये आदमी जो बोल रहा है वो रियल है, वो जो बात कर रहा है वो रियल है, और वो इतनी रियल है कि वो यही बात सिर्फ इस वक्त हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। हालांकि वो डायलॉग किसी ने और ने लिखे हुए होते हैं, उसकी बाकायदा रिहर्सल्स की गई हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वो जो वास्तविकता है, आई हैव ऑलवेज लव्ड डूइंग दैट। तो अमोल जी, इस फिल्म के बारे में जैसा कि हमने सुना है, हिंट हमें मिली है कि फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह से है, तो क्या ये स्टोरी सच्ची घटना पे है या काल्पनिक है? ये स्टोरी आपने ली कहाँ से और कैसे आपके दिमाग में आया कि ये इस पे फिल्म बनानी चाहिए? नहीं,
आप तक क्या स्टोरी पहुंची है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहानी बिल्कुल वास्तविक घटना की स्टोरी नहीं है। इनफैक्ट ये हाँ, मुझे हिंट ये मिला है इस फिल्म के बारे में कि ये भूत होता है हीरो शायद। मैं अलग तरीके से इस कहानी के बारे में कुछ बताऊंगा। ये एक तो हमारे देश के बहुत जाने माने लेखक हैं, विजयदान देथा। अच्छा। राजस्थानी में लिखते हैं और ही इज़ अ सेलिब्रिटी राइटर। इनफैक्ट साहित्य अकादमी ने उन्हें इसी साल सम्मानित किया है। तो ही इज़ अ राइटर ऑफ दैट स्टैचर। तो उनकी जो कहानी है दुविधा जी, जो उन्होंने कुछ लेट 60s में लिखी थी जी, उस कहानी पे आधारित ये फिल्म हमने बनाई है जिसका नाम है पहेली। अच्छा। ये कहानी है एक बिज्जी ने, विजयदान जी को बिज्जी कहते हैं प्यार से, तो बिज्जी ने एक लोक कथा को लेके उसमें अपने प्रोग्रेसिव इनपुट्स डाल के इन्होंने इसको रीइंटरप्रेट किया और कहानी लिखी दुविधा। अब बिज्जी की रीइंटरप्रेटेड कहानी को मैं रीइंटरप्रेट कर रहा हूँ। संध्या गोखले ने जो इसके पटकथा लिखी थी उसके जरिए इतना कहना मेरे लिए जी, शुरुआत यहाँ से करेंगे। जी अमोल जी, इस समय शोलापुर से फोन है सोमशंकर का। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो, नमस्ते अमोल जी। नमस्ते, बोलिए जी, बोलिए। आप जो नए फिल्म बना रहे हैं पहेली शाहरुख खान को लेके जी, आप स्वयं उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसे स्वयं शाहरुख खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप निर्देशन कर रहे हैं इसमें? जी। चलिए आपकी तरफ जी। आप स्वयं उसमें अभिनय कर रहे क्या? नहीं, मैंने अभिनय छोड़ के कुछ 15-16 साल हो गए। इस समय रांची से फोन है आशिनी का। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, मैं अश्वनी बोल रहा हूँ रांची से। जी बोलिए। मैं जानना चाहता हूँ कि जो फिल्म में आप प्ले कर रहे हैं पहले, उसका मेन उसका जो क्या संदेश मिल रहा है लोगों को उस फिल्म से? इस फिल्म में कोई संदेश है? जी, मैं एक तो संदेश वगैरह देने के लिए मैं फिल्में नहीं बनाता। संदेश देना हम लोग वो काम नेता लोग करते रहते हैं और बड़े ज़ोर शोर से करते रहते हैं, तो मैं नहीं मानता कि मैं संदेश देने के लिए कोई फिल्म करता हूँ। रही बात इस फिल्म की, ये फिल्म एक बड़ी प्यारी सी प्रेम कहानी है और लोक कथा जैसे हम लोगों तक बरसों तक चलती रहती है, हमारी नानी हमको सुनाती है और इसी ज़रिए वो जीवित रहती है, बहुत फ्रेश रहती है, बरसों के बाद, सदियों के बाद भी पुरानी नहीं होती। तो ऐसी एक लोक कथा को लेके ये फिल्म है पहेली। पूरी उम्मीद है कि आपको भी उतनी ही फ्रेश लगेगी, उतनी अच्छी लगेगी, उतनी रंजक लगेगी। अमोल जी, इस कहानी में ऐसा क्या है कि शाहरुख खान इसके प्रोड्यूसर बने? शाहरुख को ये कहानी बड़ी अच्छी लगी और संध्या का लिखा हुआ स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जब हम दोनों उसको ये कहानी सुनाने के लिए गए तो हम लोग इसलिए गए थे कि क्या शाहरुख उसमें एक्टिंग करेगा। तो हमने कहानी सुनाई और उस रोल के लिए शाहरुख ही क्यों सही लगता है ये मैंने बताया। विदाउट टेकिंग अ स्लाइटेस्ट पॉज शाहरुख ने मुझे पूछा कि सर वुड यू माइंड इफ आई प्रोड्यूस दिस फिल्म। तो इतने आसानी से और इतने सहजता से ये घटना घटी। जी, तो हमें बताइए कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बीच में क्या डिस्कशन होते हैं, किस तरह का तालमेल होता है और आपकी उनके साथ कैसी ट्यूनिंग रही? प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच में इतना अच्छा तालमेल और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम लोग ये फिल्म 47 डेज़ में हम लोगों ने इसकी शूटिंग कंप्लीट की। मैंने 5 फरवरी को शूटिंग की शुरुआत की और 3 मई को
मेरा फाइनल एडिट कंप्लीट हो गया। अच्छा। तो इतनी तेज़ रफ्तार से ये फिल्म हम बना पाए, इसका पूरा श्रेय मैं शाहरुख खान द प्रोड्यूसर को दूंगा। जी। शाहरुख खान जिस ताकत के साथ, जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ और जिस सपोर्ट के साथ मेरे और हमारी पूरी टीम के पीछे खड़े थे, तो विदाउट दैट दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल। जी, इस समय फ़ोन है नासिक से सुलेखा पवार का। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, बोल। नमस्कार, मैं अमोल पालेकर जी से बात करना चाहती हूँ। जी बोलिए। नमस्कार सर, मी नाशिकहून सुलेखा पवार बोलते हैं. बोला बोला. आतापर्यंतचे आपले जे रोल आहेत, म्हणजे जे साधेपण आहे प्रत्येक रोलमध्ये, तर ते म्हणजे भूमिका मिळत गेल्या तशा की आपल्याला तो आवडत होते त्याचे साधेपण, याविषयी थोडं सांगा. तुम्ही प्रश्न मराठीत विचारलाय, पण मी अमोल हिंदीत चालेल. आप टोके, उससे पहले मैं हिंदी में बात करूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए, महाराष्ट्र के बाहर के लोग भी समझ पाए, इसलिए जवाब हिंदी में दूंगा. मैंने जो रोल्स किए वो चुन के वो रोल्स किए जिन रोल में मेरा विश्वास था, जिन फिल्मों में मेरा विश्वास था और जिस तरह का काम मैं करना चाहता था, वही मैंने चुना और सिर्फ उतना ही काम किया. इनफैक्ट उस समय भी मुझे याद है कि आई वॉज नोन एज द मोस्ट डिफ़िकल्ट एक्टर, मोस्ट रिलक्टेंट एक्टर. लोग कहते थे कि ये कैसा हीरो है जो 10 रोल्स उसको ऑफ़र किए जाते हैं तो उसमें से शायद एक रोल चूज़ करता है. बट दैट्स हाउ आई चोज़ टू वर्क एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट माई चॉइस. अमोल जी, जहाँ तक हम जानते हैं आपकी जितनी भी फिल्में थीं, आपने बहुत ही नेचुरल एक्टिंग की थी, नेचुरल एक्टर थे आप. और अभी जितनी फिल्में भी आपने बनाई वो नॉन कॉमर्शियल थी, उनको अवार्ड्स ज़रूर मिले थे लेकिन कॉमर्शियल फिल्म नहीं थी. जब आपने अभी इस फिल्म में एक कॉमर्शियल एक्टर को लिया तो उनके साथ कोई दिक्कत तो नहीं आई? किस तरह आपका एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? ये कमर्शियल नॉन कमर्शियल चीज़ें मेरी समझ के बाहर है, इतना ही मैं कहूँगा. अमोल पालेकर अगर कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर माना जाता था तो अमोल पालेकर ने भी कभी कमर्शियल फिल्में की नहीं थी, लेकिन वो अलग किस्म की फिल्में थी, अलग किस्म का अभिनय था और उसके बावजूद वो फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल हुई. तो यही मुझे लगता है कि कहीं इसका जवाब अपने आप मिलना चाहिए. जहाँ तक कमर्शियल फिल्मों की बात है, वहाँ भी मुझे लगता है कि मुझे ये फिल्म बनानी थी, पहली ही फिल्म बनानी थी, और वो फिल्म बनाने के लिए हम लोग शाहरुख खान के पास गए. ऐसे नहीं हुआ कि हमको शाहरुख खान को लेके कोई फिल्म बनानी है और फिर शाहरुख खान के साथ क्या प्रपोजल बनता है कि कौन सी सक्सेसफुल हीरोइन है और फिर कौन सा सेलेबल म्यूज़िक डायरेक्टर है. ये एक तरीका रहता है हमारे यहाँ जिसको हम प्रपोजल मेकर्स कहते हैं, और ऐसे भी फिल्में बनती है. ज़्यादातर फिल्में शायद ऐसी ही बनती होंगी. मैं ऐसी फिल्में नहीं बनाता. मैं फिल्म बनाता हूँ क्योंकि मुझे जो कहानी बहुत बेहद पसंद है, वो कहानी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. तो अगर मान लीजिए कि शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के अलावा मैं ये फिल्म नए लोगों को लेके बनाता तो आप कहते कि अमोल पालेकर ने और एक आर्ट फिल्म बनाई है. जी बिल्कुल कहते. और चूंकि उसी कहानी में आज शाहरुख खान रानी मुखर्जी आ गए तो वो कमर्शियल फिल्म बन गई. तो मेरी कहानी तो बदली नहीं, शाहरुख खान के आने से कहानी में कोई बदलाव नहीं आया. इनफैक्ट शाहरुख खान को वो कहानी बेहद पसंद आई, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी प्रोड्यूस भी करने के लिए. तो ये कमर्शियल नॉन कमर्शियल की जो कन्फ्यूजन है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक अलग चर्चा बहुत देर तक करनी पड़ेगी. चलिए फोन ले लेते हैं. गणेश का है सतारा से. हेलो. हेलो. मैं सातारा से बोल रहा हूँ. हाँ बोलिए. मेरा सवाल यही है पालेकर जी से कि पहले जो आप गोलमाल फिल्म बनाते थे ना, वैसे कॉमेडी वाली फिल्म, गाने भी बहुत अच्छा बनाते थे, फिर आप वैसी कुछ फिल्म क्यों नहीं बनाते? हमें अच्छा लगेगा वैसे. जी, इसका एक जवाब तो ये है कि गोलमाल जैसी फिल्म या उस तरह की फिल्में जो आप समझते हैं कि मैं बनाता था, तो वो फिल्में मैं नहीं बनाता था. वो फिल्में ऋषिकेश मुखर्जी बनाते थे या बासु चटर्जी बनाते थे. ये जो सारे निर्देशक थे उनकी ये फिल्म है. मेरा उसमें एक छोटा सा हिस्सा होता था और वो फिल्म अच्छी बनाने के लिए
मैं मेरी तरफ से जो कुछ दे सकता था वो मैं देता था। तो ये फिल्में, मेरी फिल्में कहना, ये उन लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मुझे लगता है कि इसका पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय जो है वो उन्हीं को मिलना चाहिए जो उनका है। रही बात मैं ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाता, अगर मैं वैसी फिल्म बनाता तो फिर मैं बासु चटर्जी बन जाता या ऋषिकेश मुखर्जी बन जाता या और कोई बन जाता। मैं वो हूँ नहीं, मैं अमोल पालेकर हूँ। तो अमोल पालेकर को जैसी फिल्में बनाना अच्छा लगता है वैसी फिल्में मैं बनाता हूँ। अमोल जी, जिस तरह की फिल्मों में आपने काम किया था और एक सीधे साधे इनोसेंट से एक अलग ही तरह के हीरो थे आप, तो आप आज जब आप अपनी फिल्में देखते हैं तो कैसा लगता है आपको? आपको अपनी एक्टिंग कैसी लगती है उसमें? मेरी एक्टिंग अच्छी ही लगती है जी। और मैं दोबारा ये महसूस करता हूँ कि मैं आई वाज अ डैम गुड एक्टर। बट जी, आज भी याद है हमें ये फिल्में, जी। चाहे वो रजनीगंधा हो, छोटी सी बात हो, गोलमाल हो, सभी फिल्में आज भी जहन में है कि ये फिल्म की स्टोरी ऐसी थी, आपका रोल ये था, जी। तो इसका मतलब फिल्म अच्छी थी। और आपका, मैं इतना ज़रूर कहूँगा और फ़क्र के साथ कहूँगा कि मैं आज जब मुड़ के देखता हूँ मेरी फिल्मों के जी। एज अभिनेता, जी, तो मुझे ये लगता है, ज़रूर लगता है कि ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी रोल नहीं है जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े, और ऐसा कोई भी किरदार नहीं है जिसमें एज एन एक्टर मैं कुछ कम दे चुका हूँ। मैं आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड आई थिंक आई वॉज अ गुड परफॉर्मर। अमोल जी, आपने थिएटर भी काफ़ी किया है, जी। तो थिएटर के तो आर्टिस्ट आप लगते नहीं हैं, तो क्यों, ऐसा क्यों आप क्योंकि कह रही हैं? थिएटर के जो आर्टिस्ट होते हैं काफ़ी बोल्ड, मतलब काफ़ी हाई पिच में बोलते हैं, काफ़ी उनके एक्शन भी ब्रॉड होते हैं। नहीं, मैं तो ये बिल्कुल नहीं मानता। आज विदाउट गोइंग इनटू द थियरी ऑफ इट, some of the finest actors we have today, like Nasiruddin Shah, like Om Puri, like Anupam Kher, these are all from theatre. तो कहाँ ये लोग लाउड एक्टिंग करते हैं? इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि अगर ये कहना चाहिए तो फिल्मी एक्टिंग करने वाले लोग अगर थिएटर में आ जाए तो शायद वो अंडर एक्टिंग क्या है वो समझ पाएंगे। इस समय मनीषा का फ़ोन है। हेलो हेलो। हाँ, हेलो नीति जी। हाँ जी। मैं मनीषा नगराले बोल रही हूँ, हाँ जी। शारदा से। जी बोलिए। पालेकर जी से बात करनी है। हाँ, सवाल कीजिए, हाँ, आपके सामने। नमस्ते अमोल जी। नमस्ते जी, मैं मनीषा बोल रही हूँ शारदा से। जी, बोलिए। आपकी बहुत सारी फिल्में देखी, अभी जो टीवी पे गाना देखा वो भी बहुत पसंद है हमको, और हमारे सभी फैमिली के मेंबर भी बहुत मतलब फैन है आपके। जी। जी, मुझे ऐसा पूछना है, अभी मराठी फिल्म जो ध्यास पर्व, उसके बाद कोई फिल्म आ रही क्या आपकी मराठी फिल्म? ध्यास पर्व के बाद मैंने और एक मराठी फिल्म बनाई जिसका नाम था अनाहत, जिसमें सोनाली बेंद्रे, अनंत नाग और दीप्ति नवल थे, और वो फिल्म मैंने बनाई थी मराठी में। इसके बाद ये अभी पहली बना रहा हूँ हिंदी में। अमोल जी, आपने किन किन डायरेक्टर्स के साथ काम किया और आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन से रहे? फेवरेट डायरेक्टर तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसलिए मुश्किल होगा कि आई वॉज मोस्ट फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विथ एवरी टॉप डायरेक्टर इन द कंट्री। मतलब बिल्कुल सीनियर मोस्ट डायरेक्टर से लेके नए से नए निर्देशक तक हर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, और ये मेरा बड़ा सौभाग्य मानता हूँ मैं। सिर्फ निर्देशक ही नहीं, हमारे देश के बेस्ट टेक्नीशियंस जितने रहे मेरे ज़माने के, उन सब के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, और उनके साथ काम करके इन लोगों ने मुझे प्यार भी बहुत दिया। उनसे मैं इतना कुछ सीख पाया। मैं जब फिल्म में काम करता था तो इनसे मैं इतना सीख लेता था, और ये लोग भी मुझे बड़े पैम्पर करते थे। तो मेरे लिए मेरी जो सारी शिक्षा रही है फिल्म के बारे में, वो इन सब लोगों से मुझे मिली है, और मैं आई एम ग्रेटफुल टू देम। अमोल जी, आपने इतना जोर देके कहा, मैंने इनसे इतना सीख लिया है कि आप सीख सीख के डायरेक्टर बन गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने काफ़ी एक्सपीरियंस रहा, फिल्मों के एक्टिंग से शुरू की, फिर डायरेक्शन, फिर प्रोडक्शन, काफ़ी टाइम तक आपने ये प्रक्रिया चलती रही, और आज आपने इतनी बड़ी फिल्म बनाई। आपने जिस तरह की फिल्में बनाई
और या जो फिल्में आपने की जिसमें एक्ट किया वो दिल को छूने वाली थी, आजकल जिस तरह की फिल्में एक्सपेरिमेंट हो रही हैं, जिस तरह की बन रही हैं, जो लीक से हटकर बन रही हैं फिल्में, इनके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे लगता है आज भी जो लीक से हटकर फिल्में बन रही हैं वो उसे प्रेक्षक दर्शक ज़रूर उसकी सराहना करते हैं, उसकी दाद देते हैं, उसको बिल्कुल सर पे बिठा लेते हैं। अभी हम लोग अगर ब्लैक का एग्जाम्पल लें तो ये तो बिल्कुल हटके फिल्म है, फिर भी लोगों ने उसको इतना प्यार दिया है। या पेज 3 है, लोगों ने जिस तरह से उस फिल्म को सपोर्ट किया है। हमारे यहाँ इतने सारे निर्देशक जो मेन स्ट्रीम के दायरे में रह के भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहे हैं। मणिरत्नम है, प्रियदर्शन है, और फिर अलग एक्सपेरिमेंट्स करने वाले लोग भी हैं। मुझे लगता है कि विशाल भारद्वाज जिस तरह की एक्सपेरिमेंट्स आज कर रहा है, बहुत प्यारी फिल्में बनाता है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी वंडरफुल म्यूजिक डायरेक्टर, विशाल इज़ अ लवली फिल्म मेकर। तो उसकी फिल्मों को भी लोग बड़े प्यार से सपोर्ट करते हैं। तो जो अलग एक्सपेरिमेंटेशन हमारे यहाँ होती रहती हैं, और बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, आर्ट फिल्म, पैरेलल फिल्म, ये लेबल्स जो आप लोगों ने कहीं पता नहीं ढूंढ के निकाले हैं और आप उसी को पकड़ के ठप्पे लगाने में बिजी रहते हैं। लोग जो काम कर रहे हैं हमारी फिल्म में, इंडियन फिल्म, इसके कारण मेरा पूरा विश्वास है कि इतनी रिच, इतनी सघन बन रही है। और हर किस्म की फिल्म, रीजनल सिनेमा से लेके बॉलीवुड तक, मेन स्ट्रीम सिनेमा तक, बड़ी अच्छी फिल्में अलग अलग किस्म की बन रही हैं। और आई थिंक वेरी एक्साइटिंग टाइम्स आर अहेड। अमोल जी, इसी से कनेक्टेड मेरा एक और सवाल है, लेकिन मैं बाद में पूछूंगी। पहले लखनऊ से एक फ़ोन है, सीमा का ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, अपना सवाल कीजिए सीमा। मैं सीमा यादव बोल रही हूँ लखनऊ से जी। मैं अमोल पालेकर जी से बात करना चाहती हूँ। जी, पूछिए। सर नमस्ते। नमस्ते। अब तक की जो आपकी सबसे अच्छी फिल्म हो, जो आपकी पसंदीदा हो जी, उसके बारे में कुछ बताइए जो आपको पसंद हो। अभी फ़िलहाल तो मैं पहेली की ही बात करूंगा, जो मेरी लेटेस्ट फिल्म है, और इसलिए आई एम टोटली इन पहेली एट दिस मोमेंट, जब तक अभी जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। तो ये एक ऐसी फिल्म है जो आपके दिल को छू लेगी, आपको थोड़ा सा हंसाएगी, आपको गुदगुदी करेगी, शायद आपकी आंखों में थोड़े से आंसू भी आ जाए। इसमें जो गाने हैं वो आपको बहुत पसंद आएंगे। इसमें जो स्टार कास्ट है, उनका जो अभिनय है, वो आपको बेहद पसंद आएगा। हर आदमी ने, हर एक्टर एक्ट्रेस ने इस फिल्म में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, वो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पहेली के जो विजुअल्स हैं ब्रेथ टेकिंग, वो आपको अच्छे लगेंगे। इसके गानों के साथ जो कोरियोग्राफी फराह खान ने की है, वो भी अलग किस्म की है, वो आपको बड़ी दिलचस्प लगेगी। तो ये सारी चीज़ों को लेके पहेली आपके दिल तक पहुंच जाएगी, और जब आप थिएटर से बाहर आएंगे तो आप ज़रूर कहेंगे कि मज़ा आया, मैं और एक बार मेरी सहेली को लेके ये फिल्म देखना चाहूँगी, ये आप कहेंगी, और साथ में ये फिल्म पहेली आपके साथ घर ले जाएंगी। ये मेरा और मेरी पूरी टीम का विश्वास है। अमोल जी, जैसा कि इस फिल्म में आपने दिखाया है, पूरा जो वातावरण राजस्थान का, जो गेटअप है वो भी राजस्थानी, तो क्या आपने अभी म्यूज़िक की बात की है, म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा ही होगा, और हमने जहाँ तक देखा है अच्छा भी लगा है, तो क्या इसमें वहाँ के संगीत का, लोक संगीत का भी समावेश है गीतों में? बिल्कुल। ये जो संगीत है, इसका पूरा रूप जो है वो राजस्थानी है। इसमें जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे राजस्थान का रावण हत्ता है, राजस्थान का अलगुजा है, तो ये सब चीज़ें लेके हमने इसके संगीत को उभारा है। MM क्रीम साहब ने जो संगीत दिया है वो इतना लुभावना है, इतना प्यारा है, जिसे हम लोग मेलोडी कह सकें।
और जो मेलोडी बरसों तक आपके कान में गूंजती रहती है, उस किस्म का ये संगीत है। और हमको पूरा विश्वास है कि ये संगीत भी आज ही नहीं, आने वाले कल में भी आप लोगों के कानों में गूंजता रहेगा। इस समय मीरा का फोन है नागपुर से। हेलो हेलो। नमस्ते अमोल जी। नमस्ते। हेलो नमस्ते अमोल जी। नमस्ते। हाँ, मुझे आपसे ये पूछना, पिक्चर्स काफी कॉमेडी रहे जी। हाँ, मुझे ये सवाल करना है कि आप टीवी सीरियल क्यों नहीं बनाते कॉमेडी? इनको शायद आपकी फिल्म गोलमाल याद आ रही है कि काफ़ी कॉमेडी की थी, तो ऐसा सीरियल क्यों नहीं बनाते आप? एक तो पहली बात, मैंने सीरियल्स पहले बनाए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये आजकल जो इतने चैनल्स बन गए और आप लोग प्रोग्राम देखना नहीं, प्रोग्राम देखना आप लोग आज शायद भूल गए हैं। आप चैनल सर्फिंग करने में ज़्यादा टाइम बिताते हैं, यहाँ से वहाँ जंप करने में। तो वो समय जब नहीं था तब मैं सीरियल बनाया करता था। मैंने सीरियल्स बनाई, मैंने कच्ची धूप बनाई थी, शायद आपको याद होगा, जिसमें भाग्यश्री पटवर्धन थी। भाग्यश्री के साथ आपको शायद ये याद नहीं होगा, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जिसमें आशुतोष गोवारिकर मेरे हीरो थे। मैंने नकाब जैसे सीरियल भी बनाई थी जिसमें अनिल चैटर्जी थे। मैंने उसके बाद मृगनयनी सीरियल बनाई थी जो आप लोगों को बेहद पसंद आई थी। तो सीरियल्स मैं उस ज़माने में बनाता था जब माहौल अलग था। आज का माहौल मुझे लगता है मेरे जैसे निर्देशक को काफ़ी सफोकेटिंग है, इसलिए मैं सीरियल बनाना मैंने छोड़ दिया है। अगर माहौल कुछ बदल जाए, मैं फ्रीली ब्रीद कर सकूं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अमोल जी, मैं वही सवाल आपसे फिर उठाना चाह रही हूँ जो मैं पहले कर रही थी कि एक्सपेरिमेंटल फिल्म की बात आपने बताई थी। तो जहाँ इसकी भी दो कैटेगरी हैं, एक तरफ जहाँ ब्लैक जैसी उम्दा फिल्में बनी, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी बोल्ड फिल्में बनी। तो ऐसी बोल्ड फिल्में जिन उसके एक के सक्सेस के बाद तमाम सारी उनके पीछे पीछे फिल्में बनी जिसका कोई मकसद नहीं होता। तो ऐसी फिल्मों की रोकथाम होनी चाहिए या नहीं, और होनी चाहिए तो कैसे? नहीं, आप किस बोल्ड फिल्म की बातें कर रही हैं मुझे पता नहीं। अगर आप उनके कुछ नाम आप लेने के रिस्क अगर आप जी लेना बिल्कुल, चाहें। मैं रिस्क लेती हूँ। मर्डर, जिस्म, जूली, इस टाइप की और फिल्में फिर बनी हैं। जी, महेश भट्ट मेरे ख्याल से एक बहुत ही उम्दा फिल्म मेकर हैं। जी हाँ, मैं उनकी बहुत दाद देता हूँ। उन्होंने सारांश जैसी फिल्म बनाई थी, अर्थ जैसी फिल्म बनाई थी। आजकल उन्होंने एक अपना अलग फार्मूला बना लिया है और एक प्रोडक्शन हाउस बना लिया है जो साल में इतनी फिल्में मैं बनाऊंगा, इतनी फिल्में, इस तरह से वो फिल्में बनाते हैं। तो उन्होंने एक जिस किस्म की फिल्में बनाने की सोची है वो उनकी चॉइस है और उसके लिए एक दर्शक गण भी है। तो मुझे नहीं लगता इस पे कोई किसी को आपत्ति होनी चाहिए। एक फिल्म सक्सेसफुल हुई, उसके बाद 50 इस तरह की फिल्में बनी। लेकिन ये तो रवैया हमारे यहाँ बहुत पुराना रहा है। जब एक जय संतोषी माँ हिट होती है तो फिर बहुत सी माएँ आती हैं। तो ये तो हमेशा रहा है और लोग ये नहीं समझते, ये नहीं सीखते कि वो सक्सेस की कोई कार्बन कॉपी नहीं हो सकती। जी, इस समय अकोला से राजेश का फोन है। हेलो हेलो। हेलो सर, मैं अकोला से राजेश बावनेरकर बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ, सवाल कीजिए। सर, आप चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष थे, तो आप बच्चों के लिए कोई फिल्म बना रहे क्या फ्यूचर फिल्म के लिए? सीरियल या फिल्म? जी नहीं, मैं थे पास्ट टेंस में बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी रवीना जी टंडन उसकी अध्यक्षा हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो बच्चों के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, किस किस्म की फिल्में बननी चाहिए, इसके लिए पूरी सक्षमता से काम कर रही हैं। हम सब लोगों को उनका साथ देना चाहिए। अमोल जी, आपकी काफ़ी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गईं और सफल भी रहीं, तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन फिल्म का क्या स्तर है और क्या प्लस पॉइंट हैं और क्या माइनस पॉइंट हैं? इंटरनेशनल स्तर पे एक तो सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो फिल्म है वो किसी भी माने में इंडियन होनी चाहिए। उसका इंडियन होना
दैट शुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरियन। मतलब ये जो कहानी है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये हमेशा उसका इंडियन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि टेक्निकल एक्सेलेंस जो है, वो टेक्निकल एक्सेलेंस हमारे लिए कहीं ऐसा ना हो कि नहीं हमारी बजट कम है, हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हमारी फिल्म टेक्निकली थोड़ी वीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब किसी भी स्तर पे खड़े हो जाते हैं तो उस स्तर पे आप कॉन्फिडेंटली आपका खड़ा होना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें जब इंडियन फिल्म में आती है तो उस किस्म की फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिल्कुल दिमाग के साथ और बिल्कुल अप्रिशिएट की जाती है। इस समय कोल्हापुर से सुदाम का फ़ोन है। हेलो। हाँ सुदाम जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सवाल नमस्कार। नमस्कार। मैं सुदाम पुरारी बोल रहा हूँ चिलगंज से। बोलिए। आपने आज तक जितनी फिल्में बनाई ना, बहुत अच्छी फिल्में बनाई है जी। तो मेरा सवाल ये है कि आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ अभी डायरेक्शन कर रहे हैं जी, तो उनके साथ जो डायरेक्शन आप कर रहे हैं तो आपको कैसा अनुभव महसूस कर रहा है? अमिताभ बच्चन इज़ अ फिनोमिना। अब फिनोमिना के लिए मुझे हिंदी या मराठी में लफ्ज़ सूझ नहीं रहा है, लेकिन मतलब ऐसा शख्स है अमिताभ बच्चन जो बरसों में एकाध ही होता है। ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। और अमिताभ के बारे में मैं बस इतना कहूँगा कि इतना फिनोमिना होने के बावजूद, इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद, अमिताभ बच्चन मेरे सेट पे सुबह 7 बजे की शिफ्ट में सुबह 6:30 बजे हाजिर होते थे, बिल्कुल तैयार रहते थे, और जब तक मैं पैकअप ना कहूँ तब तक सेट से जाते नहीं थे। ये जो कमिटमेंट है, ये जो पूरी प्रोफेशनल पैशन है वो उस रोल के प्रति, उस काम के प्रति, जो वो काम कर रहे हैं, ये सब इसी को लेके मुझे लगता है कि जो आज इतने बड़े सुपरस्टार बन गए हैं वो इसी कारण से बन गए। अमिताभ बच्चन कितने बढ़िया एक्टर रहे हैं ये तो मैं कोई नए से आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक बहुत शुरू से रहा हूँ। आज भी मुझे ये लगता है कि अमिताभ बच्चन एक ऐसे एक्टर हैं जो भी चीज़ वो करते हैं, जिस कन्विक्शन के साथ करते हैं, और वो कन्विक्शन आप तक पहुंचाते हैं, आपको लगता है कि ये आदमी यही करेगा और कुछ नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी कन्विक्शन अमिताभ के परफॉर्मेंस में जो वो दे देते हैं, मेरे ख्याल से किसी एक्टर के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। हैट्स ऑफ टू दैट मैन। इस समय आशनी का फ़ोन है जालंधर से। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। मैडम मैं अश्विनी बोल रहा हूँ जी, फ्रॉम जलंधर पंजाब। जी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ पालेकर जी से जी कि आपने एज ए डायरेक्टर पुरानी अभिनेत्रियों के साथ भी काम किया और आजकल की अभिनेत्रियों के साथ भी आप काम कर रहे हैं, आपको क्या फर्क लगता है? मैंने जितने आर्टिस्ट के साथ काम किया है आज तक, मुझे ये लगता है कि आजकल के आर्टिस्ट जो हैं वो उतने आज के टाइम के मुताबिक बहुत फास्ट हैं। उनकी कमिटमेंट भी आज के टाइम के मुताबिक है। दे आर वेरी फास्ट, दे आर इक्वली इन्वॉल्व, पैशनेट। जैसे मैंने अभी अमिताभ के बारे में बात की, मैं आज शाहरुख के बारे में इस जवाब में बात करूंगा। शाहरुख खान की पैशन और शाहरुख खान की जो कमिटमेंट थी इस फिल्म के रोल के प्रति, आप यकीन नहीं करेंगे कि शाहरुख खान को एक भी दिन शूटिंग के दौरान स्क्रिप्ट रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। इतना वो स्क्रिप्ट में डूब गए थे, इतना उनको वो स्क्रिप्ट अंदर से मालूम था कि ना सिर्फ अपने खुद के डायलॉग, को आर्टिस्ट के डायलॉग भी उन्हें याद थे। उनको कभी एक भी बार मुझे अभी क्या करना चाहिए ये सवाल नहीं पूछना पड़ा, और जो करना था वो पूरा, इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद डायरेक्टर के सामने कंप्लीट सरेंडर करके वो आदमी जब खड़ा रहता था, और अमोल जी जब तक आपको मैं सेटिस्फाई नहीं करूँगा आप मुझसे काम लेते रहिए, ये जो कमिटमेंट है ये शाहरुख खान में है, और शायद इसीलिए वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अमूल जी, आप हमें बताइए कि फ़िल्म फेस्टिवल में किस तरह की फ़िल्में चुनी जाती हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है? फिल्म फेस्टिवल्स के बारे में हमारे दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं। हर फिल्म फेस्टिवल अलग किस्म का फिल्म फेस्टिवल होता है। हमारे यहाँ हम लोग अक्सर कान फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं, तो कान इज़ अ मार्केटिंग फेस्टिवल। तो वहाँ जो फिल्में चुनी जाती हैं उसके क्राइटेरिया अलग होते हैं। लंदन फिल्म फेस्टिवल इज़ अ नॉन कॉम्पिटिटिव फेस्टिवल, तो वहाँ चुनी जाने वाली फिल्में अलग किस्म के उसके क्राइटेरियन होते हैं। और अलग हर फेस्टिवल आज हमारे इस वक्त में जो फेस्टिवल जो मेजर अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल है, हर एक फेस्टिवल ने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली है और उस आइडेंटिटी के मुताबिक वो फिल्में चुनते हैं। तो उसका ऐसा एक लाइन में जवाब देना बिल्कुल असंभव है कि फिल्म फेस्टिवल के लिए किस तरह की फिल्में चुनी जाती है। हाँ, लेकिन इसके साथ ये ज़रूरी है कि उसका जो बॉटम लाइन है वो टेक्निकली एक्सीलेंट फिल्म होनी चाहिए। आपकी जो फिल्म का कंटेंट है वो कुछ अलग होना चाहिए, या उसकी जो वो कहानी बताने की जो स्टाइल है वो अलग होनी चाहिए। ये सारे चीज़ों को लेके डायरेक्टर का एक्सप्रेशन, फॉर्म किस तरह से, ये सारी चीज़ों को लेके फिल्म को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन ऐसे एक लाइन में जवाब देना मुश्किल होगा। अमूल जी, आज भी जो फिल्मों में करोड़ों की लागत से बनती हैं, भव्य सेट होते हैं, विदेशों में शूटिंग होती है, बड़ी स्टार कास्ट होती है, फिर भी फिल्म नहीं चलती, तो उसका क्या कारण है? मेरे ख्याल से उसका कारण शायद एक ये होता है कि हम लोग जब फिल्म बनाते हैं तो हम क्यों बनाते हैं, क्यों मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, किस चीज़ के लिए, क्या चीज़ कहने के लिए मैं फिल्म बना रहा हूँ, इसका फोकस शायद मेरे ही दिमाग में कुछ कंफ्यूज सा हो जाता है। और जब वो कंफ्यूज सा हो जाता है तो मैं फिर अच्छा मैं ये भी डालूँगा, मैं वो भी डालूँगा, मैं ये भी कहना चाहूँगा, लोगों को कॉमेडी पसंद आती है तो मैं थोड़ी कॉमेडी भी डालूँगा, मैं ये भी करूँगा। ये इस कन्फ्यूजन में, और जैसे आपने पहले कहा कि एक सक्सेस जब बनती है तो उस सक्सेस के साथ फिर शायद हमको लगता है कि अच्छा उस सक्सेस का कोई फॉर्मूला मेरी जो समझ में आया है वो भी मैं थोड़ा सा डाल दूं इसमें। तो ये सब करते हुए शायद मैं ये भूल जाता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आपके दिमाग में ये फोकस क्लियर है कि मुझे क्या कहना है और किस तरह से कहना है, किस चीज़ की मदद लेके मैं ये कहना चाहता हूं, तो मुझे नहीं लगता आप कहीं गलत हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आज तक फिल्में बनाता रहा हूँ और उसको जो कुछ सक्सेस मिला है वो इसी के कारण है, मेरी सारी टीम के साथ वो सारा सक्सेस मैं बांटना चाहता हूँ। समय औरंगाबाद से फ़ोन है नज़मा का। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मुझे अमन पालेकर जी से बात करनी जी। कहिए नज़मा जी, सवाल कीजिए। हाँ, नमस्ते अमन पालेकर जी। नमस्ते। हाँ, मुझे आपकी पुरानी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं जो आपने फिल्में बनाई हैं जी। उसका आप कोई गाना बताइए। आपको गाना सुनना है तो फिर वो तो मेरे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और मेरे जो प्लेबैक सिंगर्स थे उनसे आपको गाना सुनना पड़ेगा। ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगेन आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। मैंने जिन फिल्मों में काम किया मोस्ट ऑफ देम हैड लवली म्यूज़िक, बहुत ही प्यारा म्यूज़िक था जिसे आप बार बार गुनगुनाना चाहेंगे और गुनगुना सकेंगे। ऐसा प्यारा म्यूज़िक मुझे मिला और मैं इन ऐसी फिल्मों के साथ जुड़ गया, इसलिए मुझे ये भी एक बड़े सौभाग्य की बात है। जहाँ तक मेरे प्यारे गाने हैं, चितचोर के गाने हैं, गोलमाल के गाने हैं, घरोंदा के गाने हैं, कितनी फिल्में हैं जिसके गाने आज भी मैं जब सुनता हूँ तो मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। आप इनमें से कोई गाना चुन लीजिए। अमूल जी, आजकल बड़ी चर्चा में है कि फिल्मों में धूम्रपान दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, धूम्रपान जैसे हम लोग सभी जगहों से उसकी एडवर्टाइजिंग बंद कर चुके हैं, उसी का एक्सटेंशन अगर फिल्मों में आ जाए
तो उसको मैं सपोर्ट करूँगा। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि मैंने भी स्मोकिंग करना छोड़ के बहुत साल हो गए। तो स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये अगर हम लोग मान के चलते हैं तो उसके जितने एक्सटेंशंस हो सकते हैं उन सारे एक्सटेंशंस को मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन इतना कहना मेरे ख्याल से सिर्फ आधा सच होगा कि अगर फिर आप इस इंजरी की और इस हेल्थ हैज़ार्ड की बात करते हैं तो फिर शराब पीने का क्या? शराब पीना उतना ही इंजूरियस है। शराब पीना सिर्फ ना आदमी की हेल्थ के लिए इंजूरियस है, सोशली खतरनाक है, पूरी फैमिली को खतरनाक बना देता है। तो इसके बारे में भी फिर हमको सोचना चाहिए। हम लोग एक चीज़ को लेके उसको उतने सीमित वे में नहीं देख सकते, लेकिन सोशल कॉज के लिए अगर कोई इस तरह की पाबंदियां आती हैं तो मैं उनको बहुत सपोर्ट करूंगा। इसके साथ जो सेंसरशिप का मुद्दा जुड़ा हुआ है उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करनी होगी, लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म भी नहीं है और ये समय भी नहीं है उसके बारे में बात करने का। लेकिन जहाँ तक एडवर्टाइजिंग ऑफ स्मोकिंग है उस पर पाबंदी लाना, मैं बिल्कुल उसके पक्ष में हूँ। अमोल जी, एक्टिंग के लिए थिएटर कितना इम्पोर्टेंट है? एक्टिंग के लिए अलग अलग माध्यम है। थिएटर एक माध्यम है, फिल्म एक दूसरा माध्यम है। तो ये दोनों माध्यम अपनी अपनी ताकत लेके आते हैं, अपनी अपनी उनकी जो क्षमता है वो लेके। जब आप उसका फ़र्क समझ पाएंगे, जान पाएंगे, सीख पाएंगे, तो वो सारी माध्यमों की ताकत लेके आप उतने ही ज़्यादा अच्छे एक्टर बन पाएंगे, इतना मैं कहूँगा। जी, डॉक्टर संतोष का फ़ोन है श्रीवर्धन से। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मुझे अमोल पालेकर से क्वेश्चन पूछना है। जी बोलिए। उन्होंने कोई एक्टिंग स्कूल से ट्रेनिंग वगैरह लिया क्या, और उनका फेवरेट एक्टर कौन है? जी, मैंने कोई ट्रेनिंग एक्टिंग स्कूल से नहीं ली, लेकिन मुझे जो शिक्षा मिली वो बड़े दिग्गज लोगों के हाथ के नीचे काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैंने मेरी सारी शिक्षा थिएटर में जो पाई वो सत्यदेव दुबे जी से पाई। मेरे साथ उस समय काम करते थे थिएटर में अमरीश पुरी, दीना पाठक, इस जैसे दिग्गज लोगों के साथ काम करने का मौका मुझे मिला। उसी के साथ साथ हमारे देश के बहुत जाने माने और बहुत सेलिब्रिटी राइटर्स जो थे, जैसे बादल सरकार थे, विजय तेंदुलकर थे, मोहन राकेश थे, गिरीश कार्नाड थे, इन लोगों के साथ बैठ के सीखने का मौका मुझे मिला। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इन सब लोगों से मेरी थिएटर की ट्रेनिंग ले सका, और मेरी जो पूरी शिक्षा थी इस मीडियम में वो ऐसे बड़े लोगों से मिली। जो कुछ मैं सीख पाया ये इनकी देन है, जो सारी खामियां हैं वो मेरी अपनी है। अमोल जी, डायरेक्शन कितना क्रिएटिव और कितना टेक्निकल है? फिल्म मीडियम ही मेरे ख्याल से एक ऐसा मीडियम है कि जो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। आप बाकी सारे माध्यम देख लीजिए, आर्ट के जितने माध्यम हैं वो टेक्निक पे इतने डिपेंडेंट नहीं होते जितना फिल्म है। और फिल्म का ये जो कॉम्बिनेशन है, और इसीलिए शायद ये हमारे ज़माने का, आज के ज़माने का आर्ट फॉर्म है इन ट्रू सेंस। तो इसमें सिर्फ आर्टिस्टिक एलिमेंट्स लेके आप काम नहीं कर सकते। इसमें जो साइंस है, इसमें जो टेक्नोलॉजी है, इनको साथ लेके आपको आपकी आर्टिस्टिक खोज जो है वो आगे लेनी पड़ती है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन लेके आपको फिल्म में डायरेक्ट करना पड़ता है, और ये कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से दैट मेक्स इट दैट मच मोर एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग। एज ए एक्टर आपको अपनी कौन सी फिल्म पसंद है, और एज ए डायरेक्टर? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। एक्टर के तौर पे मैं एक 4-5 रोल्स जो मेरे फेवरेट हैं और जो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस रहे हैं बाय एनी स्टैंडर्ड, वो मैं बता पाऊँगा। मुझे लगता है कि मेरा श्याम बेनेगल जी के भूमिका में मेरी जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मैं मानता हूँ। मेरी परफॉर्मेंस गोलमाल की परफॉर्मेंस है ऋषिदा के निर्देशन में, वो मेरी एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मैं मानता हूँ। मैंने
तपन सिन्हा के साथ एक फ़िल्म की थी, तपन दा जैसे वेटरन डायरेक्टर के साथ काम करने का सौभाग्य मिला था, आदमी और औरत, वो मेरी एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मैं मानता हूँ। आकृत जो मैंने खुद डायरेक्ट की थी, आकृत की मेरी परफॉर्मेंस है, वो भी मैं मानता हूँ कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो ये एक आपने अपने पराये में शबाना आज़मी के साथ की थी। ऐसी तो बहुत फिल्में हैं, बहुत सारी फिल्में हैं। शबाना के साथ है, विद्या सिन्हा के साथ है, रंजीता के साथ अभी आपने क्लिपिंग दिखाई, टीना मुनीम के साथ है, जरीना के साथ है। सारी बहुत प्यारी फिल्में थी। आई हैव हैड अ लवली टाइम, आई हैव थॉरली एंजॉयड माई सेल्फ doing those roles, doing those films and being with my such lovely co-stars. जी ये तो कुछ अलग ही अंदाज था। हमें ये बताइए, इसके लिए आपने क्या ढोलक बजाना सीखा था? सबसे पहले मैं फिर एक बार, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा ये देखते हुए, बप्पी दा ने जो संगीत दिया था और येशुदास की जो आवाज़ की मिठास है, फिर एक बार मैं दाद दूंगा दोनों को। बप्पी दा की तो क्या बात है, यही कह सकता हूँ। इसके लिए थोड़ा बहुत ढोलक की प्रैक्टिस की थी, लेकिन और अगर मैं कर पाता तो इसमें और कुछ थोड़ा ज़्यादा मज़ा हम लोग ले सकते थे, मैं कुछ और बढ़िया दे सकता था, ऐसा अभी देखते हुए मुझे लगा। इस समय कर्नाटक से फ़ोन है ज्ञान प्रकाश का। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। जी यहाँ पे तो टीवी सेट बंद हो गया। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है आपकी। सर गुड मॉर्निंग, दिस इज ज्ञान प्रकाश स्पीकिंग फ्रॉम। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर लेट मी कांग्रेचुलेट you for your melodious movies first. I've got one question. I don't know, there are so many hidden talents here and there. Yes. But no one gives the correct information, particularly you people, particularly these famous personalities. Instead of that, maximum people, they avoid the newcomers, particularly instead of giving them the correct address and all. No, I don't know, sir, why it happens usually. What is the advice that you are looking for? No, I mean, I'm interested in music actually. Yes. I'm interested in music. I have tried several times. Yes. And I've got, with great difficulties, we get your numbers and all, no? Then in spite of all those things, all the people usually they avoid, instead of giving the correct this thing, supporting the people. This is the main doubt actually. What are the provisions? अमोल जी, इनके जवाब में आप हमारे सभी दर्शकों को, साथ ही इनको एक संदेश दे दीजिए जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। नहीं, मैंने जैसे कहा, मैं संदेश वगैरह देने के काबिल मैं अपने आप को नहीं मानता। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो चीज़ आप कह रहे हैं, जो चीज़ आप कहना चाहते हैं, जो चीज़ करने की उम्मीद रखते हैं, उसे बिल्कुल फोकस्ड वे में और पूरे दिल से आप करते रहो। आप जब वो करते रहेंगे, आपके लिए दरवाजे खुलते जाएंगे, आपके लिए नए नए रास्ते अपने आप सामने आते जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और जैसे मेरे पीछे बहुत से लोग खड़े हो गए मुझे सपोर्ट करने के लिए, जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, अलग ढंग से करना चाहता हूँ, उसको जैसे बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया, आप सारे लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, वैसे ही अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी वो हो सकता है, ये मेरा पूरा विश्वास है। अमोल जी, आप हमारे दूरदर्शन आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से और दूरदर्शन की तरफ से आपको बहुत सी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
हैं।